Good morning, students. Our next subtopic is gender, literacy, and culture. And today we have to read from page number 64. जेंडर लिटरेसी कल्चर. जेंडर यानी कि जैसे कि लिंग समानता या असमानता, लिटरेसी साक्षरता, साक्षरता और कल्चर होती है संस्कृति. तो रोमन एम्पायर में इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे जेंडर, लिटरेसी और कल्चर ये सब कैसी थी. वन ऑफ द मोर मॉडर्न फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी वॉज द वाइड स्प्रेड प्रीविलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली. सबसे पहले हम जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. रोमन सोसाइटी की या रोमन समाज की सबसे आधुनिक विशेषताओं में एक विशेषता थी वहां पे मौजूद वाइड स्प्रेड मीन्स व्यापक रूप से मौजूद न्यूक्लियर फैमिली. एकल परिवार, संयुक्त परिवार नहीं थे बल्कि न्यूक्लियर फैमिलीज थी. एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज. जो वयस्क पुत्र होते थे वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे. एंड इट वॉज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर अ कॉमन हाउस होल्ड. और जो वयस्क ब्रदर होते थे, भाई होते थे, उनके लिए भी एक्सेप्शनल था ये कि वो कॉमन हाउस होल्ड को शेयर करें या ना करें, यानी कि वो संयुक्त परिवार में रहें या ना रहें. On the other hand, slaves were included in the family as the Romans understood this. जैसा कि रोमन लोग इसको समझते थे, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो स्लेव या दास होते थे वो उनको भी अपने परिवार में शामिल करते थे. बाय द लेट रिपब्लिक, लेट रिपब्लिक हम उसको कहेंगे जब रिपब्लिक का पीरियड था और उसका लास्ट टाइम जब चल रहा था. 27 BCE में ऑगस्टस ने रोमन एम्पायर की नींव रखी थी और उससे पहले वहां पे रिपब्लिक था. तो जो लास्ट पार्ट था रिपब्लिक का उसको कहेंगे लेट रिपब्लिक. द फर्स्ट सेंचुरी BCE, फर्स्ट सेंचुरी यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व. द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी. वहां पे एक विवाह का एक रूप ये था कि जो वाइफ थी वो अपने पति को अपनी जो भी उसके पास प्रॉपर्टी होती थी वो उसको ट्रांसफर नहीं करती थी या अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देती थी, बट रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली. नेटल कहेंगे पैतृक, यानी कि जो वाइफ के फादर की फैमिली होती थी उसके फैमिली से उसको जो भी प्रॉपर्टी मिलती थी उसके ऊपर वो अपने पूरे अधिकार कायम रखती थी. वाइल द वीमेन्स डॉवरी वेंट टू द हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज. और जबकि विवाह के टाइम जो हस्बैंड जो वाइफ को डोवरी मिलती थी वो हस्बैंड के पास चली जाती थी. डोवरी मतलब दहेज. द वुमेन रिमेन्ड अ प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर. और जो महिला थी वो अपने फादर यानी कि अपने पिता की प्राथमिक यानी कि पहली उत्तराधिकारी होती थी. एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हर फादर्स डेथ. और जब किसी महिला के फादर की डेथ हो जाती थी तो वह अपने फादर की प्रॉपर्टी की ओनर, इंडिपेंडेंट ओनर बन जाती थी, यानी कि स्वतंत्र मालिक बन जाती थी. दस रोमन वीमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओविंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रोमन महिलाएं जो थी, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें दूसरे एम्पायर की तुलना में, तो उनको लीगल राइट्स ज्यादा थे अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने में, उसका प्रबंध या उसको संभालने में, और उसका अस्तित्व या फिर उसके ऊपर अपना मालिकाना हक बनाए रखने में उसको कानूनी अधिकार प्राप्त थे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन लॉ द मैरिड कपल वॉज नॉट वन फाइनेंशियल एंटाइटी बट टू. अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जो मैरिड कपल होता था, जो विवाहित दंपत्ति होता था, पति पत्नी, वो वॉज नॉट वन फाइनेंशियल एंटाइटी. वो एक फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से रिलेटेड, एंटाइटी होता है हस्ती, जिसको हम वित्तीय हस्ती कह सकते हैं. तो जो मैरिड कपल है वो एक वित्तीय हस्ती ना होकर दो अलग अलग वित्तीय हस्ती होती थी, यानी कि दोनों के पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती थी. एंड द वाइफ एंजॉयड कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस. और जो वाइफ यानी कि पत्नी होती थी तो उसको पूरी लीगल इंडिपेंडेंस या कानूनी स्वतंत्रता एंजॉय करती थी वो. डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली इजी. तलाक लेना आसान होता था. एंड नीडेड नो मोर देन अ नोटिस ऑफ इंटेंट
टू डिसॉल्व द मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ। पति द्वारा या पत्नी द्वारा, दोनों में से किसी एक के द्वारा विवाह को भंग करने का जो इंटेंट मतलब इच्छा या इरादा होता था, तो उसका सिर्फ एक नोटिस देना होता था। इससे ज्यादा नीडेड नो मोर, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती थी। चाहे पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अपने विवाह को डिसॉल्व करना या भंग करने की जो इच्छा थी उसके बारे में एक नोटिस दिया जाता था और तलाक मिल जाता था। ऑन द अदर हैंड, वेयर एज मेल्स मैरिड देयर लेट 20s और अर्ली 30s, और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेल्स यानी कि पुरुष होते थे उनका विवाह होता था लेट 20s। लेट 20s मीन्स जैसे 28, 29, और अर्ली 30s यानी कि 31 या 32। हम ये भी कह सकते हैं कि 28 से लेके 32 के बीच की जो एज होती थी, मोस्टली जो मेल्स होते थे उनकी मैरिज उस एज में होती थी। विमेन वर मैरिड इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s, जबकि जो महिलाएं होती थी लेट टीन्स मतलब टीन एज, वो अपनी टीन एज के लेट मीन्स 18-19 की एज में, या 17-18-19 की एज में, या फिर अर्ली 20s इट मीन्स 21-22। तो इस एज में उनका विवाह होता था। सो देयर वॉज एन एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और इसीलिए दोनों पति और पत्नी के बीच में एक बहुत बड़ा एज का गैप हो जाता था। एंड दिस वुड हैव एनकरेज्ड अ सर्टेन इनइक्वालिटी, और ऐसा भी होता होगा कि इसकी वजह से निश्चित रूप से एक असमानता जो थी वो एनकरेज होती होगी, एक असमानता को बढ़ावा मिलता होगा। मैरिजेस वर जनरली अरेंज्ड, जो विवाह होते थे वो अरेंज्ड होते थे यानी कि परिवार की तरफ से नियोजित होते थे। एंड देयर इज नो डाउट दैट विमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो महिलाएं हैं वो उनके ऊपर पति के द्वारा डोमिनेशन होता था, यानी कि हावी रहते थे पति, या उन प्रधानता रखते थे अपनी बनाकर। ऑगस्टीन जो थे वो एक कैथोलिक बिशप थे। सेंट ऑगस्टीन वॉज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो फ्रॉम 396 से हिप्पो जो कि उत्तरी अफ्रीका का एक शहर था, वहां एक ये बिशप यानी कि एक पादरी जो होते हैं, सेंट ऑगस्टीन पादरी थे। एंड टोवरिंग फिगर होता है जिसको ऊंचा स्थान प्राप्त हो इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द चर्च, और चर्च के इतिहास में इनको एक ऊंचा स्थान प्राप्त था। बिशप्स वर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलीजियस फिगर्स इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, और ईसाई समाज में बिशप को या पादरियों को बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति माना जाता था। एंड ऑफन वेरी पावरफुल, और ये प्राय बहुत शक्तिशाली होते थे। तो जो ऑगस्टीन है वो एक ग्रेट कैथोलिक बिशप हैं हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका, जिन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में अपना ज्यादातर जीवन व्यतीत किया। टेल्स अस दैट हिज मदर वॉज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर, वो हमें ये बताते हैं कि उनकी जो मदर थी उनको उनके फादर के द्वारा नियमित रूप से उनकी पिटाई की जाती थी। एंड दैट मोस्ट अदर वाइफ्स इन द स्मॉल टाउन वेयर ही ग्रू अप हैड सिमिलर ब्रूसेस टू शो, और उसके छोटे से शहर में जहां वो बड़ा हुआ था ज्यादातर जो महिलाएं थी उनको भी वो भी ऐसे ही ब्रूसेस होता है खरोंचे, वो ऐसे ही खरोंचे दिखाती थी हमेशा, जो पिटाई से उनको हो जाती थी। फाइनली फादर्स हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फादर थे, पिता थे, उनको बहुत ज्यादा कानूनी नियंत्रण होता था अपने बच्चों के ऊपर, समटाइम्स टू अ शॉकिंग डिग्री, और कभी कभी तो ये हद पार कर जाता था। फॉर एग्जाम्पल अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन। अनवांटेड मतलब जिन बच्चों को वो नहीं चाहते थे कि वो पैदा हो, या फिर पैदा होने के बाद उनके जीवन और उनकी डेथ, उनकी मृत्यु पर उनको एक लीगल पावर थी, यानी कि उनको वो जीवित रखें या मार दें, उनको एक कानूनी शक्ति प्राप्त थी। इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई, और वो कई बार उनको मरने के लिए ठंड में बाहर छोड़ देते थे।